क्या आपको लगता है कि अभी भी कोई गुंजाइश रहती है ये जो वजाहती हुक्म सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती बेंच ने जारी किया है उसके बाद इस आईनी तरमीम के हवाले से? मैं आपको अपनी राय और ये तो बता सकता हूं कि मेरे नज़दीक क्या कैफियत है या सिचुएशन है या सूरत हाल है जी। और वो ये है कि कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन वो तो अब मेरी राय है ना जी, और जिस तरह मैं उसको देखता हूं, मुझे अफसोस के साथ और बहुत ही मैं समझता हूं पाकिस्तान के लिए एक दुनिया भर में मेरे नज़दीक बाइस ज़िल्लत, और ये दुनिया भर में बाइस ज़िल्लत मैं इस बिना पर कहता हूं कि दुनिया भर में के अहम तरीन ममालिक के नुमाइंदों ने और उसके अलावा तज्जिया निगारों ने, चैनल्स ने, अखबारात ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में जिस तरह के तासुरात और कलमात दिए हैं और जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और खुसूसन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका कॉन्डक्ट रहा है पिछले 2 साल से या 16 महीने से 18 महीने से, उसमें कोई बईद नहीं है कि जब तक मेरे ख्याल अब मैंने इस वजाहती हुक्म को पढ़ा है और मुझे इसमें इशारा नजर आया है कि इसमें अगर मजीद इसमें काफी क्लास ली गई है दबी जुबान में और जिसे कहते हैं ना पोलाइट तरीके से सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने और इस बात का इशारा किया है कि नताइज हो सकते हैं इलेक्शन कमीशन के लिए अगर ये मजीद इसमें इसी तरह के हरबे इस्तेमाल करते रहे। लेकिन जो हिस्ट्री है, जितनी जराइम, जितने मैं ये सोच समझ के बाद जितनी क्राइम्स पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और पीडीएम गवर्नमेंट ने पिछली ने जितनी क्राइम्स पीडीएम केयरटेकर गवर्नमेंट ने की हैं और साथ मिलके, और हमारी अपनी राय एज पीटीआई और उसके तर्जुमान के तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारे की तरह काम करता ही नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो एक शरीक बना हुआ है और उसका रिश्ता पीटीआई के साथ और उसके रवैये से नजर आ रहा है। और यहां पर मेरे नजदीक इस ऑर्डर में भी इसी बात का इशारा भी किया गया है कि वो तो एक तरह का एडवर्सरी बना हुआ है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अदा ही नहीं कर रहा। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं कि इतनी लॉयर भी हैं, इतनी क्राइम्स अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की हुई, मैं तो कह रहा हूं इतनी क्राइम्स अगेंस्ट लॉयर भी हैं, एक कानूनी इतनी नाफरमानियां इलेक्शन सवाल आपने 8 फरवरी के जी मेरी अर्ज सुन ले, 8 फरवरी और उसके बाद के दिनों में आपने अगर तादाद मेरे ख्याल फहरिस्त लंबी हो जाएगी, आपके शो में टाइम कम होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कितनी इलेक्शंस एक्ट की नाफरमानियां की हैं कि नताइज के बारे में कि कितने देर में नताइज जाने चाहिए, कितनी देर में आपने वो सारी बातें ऑर्डर आपने पढ़ा इलेक्शन कमीशन से। वलीद इकबाल साहब, आपने ये ऑर्डर पढ़ा है, उसमें बैरिस्टर गौहर के हवाले से और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से आपसे कुछ देर पहले हमारी रिपोर्टर साथ थी तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इस पर कहा है कि बैरिस्टर गौहर को अभी तक उन्होंने चेयरमैन तस्लीम नहीं किया और इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक उनके सामने है, जेर गौर है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन की ये कानूनी पोजीशन आपके ख्याल में दुरुस्त है बैरिस्टर गौहर के हवाले से बतौर चेयरमैन पार्टी? नहीं जी, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और उसकी वजाहत ही इस हुक्म से नजर आ रही है। अब एक अथॉरिटेटिव डिटर्मिनेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि एक जिसे कहते हैं हतमी फैसला तो अदालत नहीं करना होता है ना, जब एक पार्टी कुछ कह रही हो दूसरी पार्टी कुछ कह रही हो। इसी से अगर आपके रिपोर्टर ये कह रहे हैं कि आज इस वजाहती हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा मुवक्कफ लिया है जो डिफाई कर रहा है, जो इससे तसादुम, अभी भी तसादुम की जो है बात कर रहा है कि अदालत उज़्मा और उसके 8 जजों ने एक लिख के भी एक चीज दे दी है और उनको थप्पड़ एक मारा है और वो फिर वापस कह रहे हैं कि नहीं जी, वो अब मेरे ख्याल में अपनी दूसरी रुखसार आगे कर रहे हैं। वो जो ईसाई मजहब के अंदर जिस तरह होता है, इलेक्शन कमीशन और उसके जराए अगर ये बात कर रहे हैं तो वो दूसरी रुखसार आगे कर रहे हैं कि एक और थप्पड़ जो है उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए। ये मेरी राय है। और इसमें वजाहती फैसले वजाहती फैसले में ये एक सेकंड ये भी उन्होंने कहा है कि जी जब बार बार वो मुखातिब करके लिख के ये दस्तावेजात पीटीआई ने साथ लगाई हैं, क्योंकि पीटीआई को भी मौका दिया गया ना, पीटीआई ने बेतहाशा दस्तावेजात लफ की हैं अपनी एप्लीकेशन में, इलेक्शन कमीशन ने कोई दस्तावेज नहीं लगाई और वो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इन दस्तावेजात से वाज़ेह है कि वो तस्लीम कर रहे हैं
तस्लीम कर रही है इलेक्शन कमीशन, लिख लिख के बैरिस्टर गौहर को खतूत तस्लीम कर रही है, मुखातिब कर रही है उनको एक पार्टी के सरबराह के तौर पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया है कि एक डी फैक्टो और एक डी जोरे, ये दो कानून की इस्तिलाहें हैं, वाज़ेह है कि वो तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन वो इस वक्त भी, अगर आपके रिपोर्टर की बात मान ली जाए, तो इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ऐसा ही मौकफ ले रही है जो वो पिछले 2 साल से ले रही थी कि वो आइन के खिलाफ जुर्म जारी रखेगी और वो सुप्रीम कोर्ट की नाफरमानी जारी रखेगी। वलीद इकबाल साहब, इसमें ये कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ी बरहम नजर आ रही है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। क्या सुप्रीम कोर्ट ने पहले नहीं कहा था और तहरीक इंसाफ और ऑपोजिशन को भी कि आप हमसे राब्ता कर लें अगर कोई आपको ऑर्डर की वेरिफिकेशन चाहिए हो, और इलेक्शन कमीशन को भी? तो इतना ऐसा फिर सुप्रीम कोर्ट की इतनी अनॉयंस क्यों इस ऑर्डर के अंदर जो है वो नजर आ रही है? अगर इसके लिए कोई बेहतर कानूनी वर्ड है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी, देखें सुप्रीम कोर्ट बरहम क्यों है इसकी वजाहत या मैं उनका तर्जुमान तो नहीं हूं, वो तो रजिस्ट्रार उनके तर्जुमान नॉर्मली होते हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन एक फेयर कमेंट तो आप दे सकते हैं। ऑफ कोर्स, नहीं, हाँ, तो मैं कह रहा हूं, मैं उनके बिहाफ पे तो नहीं तशरीह कर सकता किसी भी चीज की। मैं इसलिए मुसलसल आपको ये कहता आ रहा हूं कि मैं अपनी राय दे रहा हूं आपको, और मैंने आपको अपनी राय देते ये कहा कि जी गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन आपने खुद ही कहा कि आपके रिपोर्टर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन समझ रही है कि वो मादर पे दर आजाद है, वो किसी को जवाब दे नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस तरह का गड़ा वो अपने लिए खोद रहे हैं, जिस तरह का वो मुंह अपने काला करना चाह रहे हैं, मजीद वो करें। फिर बरहम मुझे लगता है क्यों है कि जिस सवाल पे उन्होंने, ये मेरी तशरीह है इस ऑर्डर की, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस हुक्म में ये मेरे ख्याल में वाज़ेह किया है कि ऐसा इशू जिस पे वजाहत दरकार ही नहीं थी उस पे वजाहत मांग के इन्होंने जानबूझ के ये कंट्राइव्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया। कंट्राइव्ड का मतलब होता है कि झूठ मूठ का, बनावटी एक एतराज करके वजाहत मांगी है। मतलब एक कोई बाजमीर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, कोई बाजमीर, कोई किसी किस्म का सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाला चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो तो चले, वो तो यहां है ही नहीं, लेकिन ये ऑर्डर पढ़ के तो वो अभी आज मुस्ताफी हो जाए। लेकिन ये कहां मुस्ताफी होंगे, इनकी खाल इतनी सख्त है, और ये मैंने कहा है ना, ये एक पार्टी बने हुए हैं सारी चीज के अंदर, बिल्कुल। और ये बरहमी की वजह मैंने आपको एक चीज की और जरा वजाहत कीजिएगा। सर, एक कानूनी नुक्ता और डिस्कस हो रहा है कि 8 आजाद अराकीन, अगर सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर इंप्लीमेंट भी कर दिया जाए तो 8 आजाद अराकीन होंगे। एक तो बैरिस्टर गौहर है, उमर अयूब है, इन्होंने अपनी बतौर अपोजिशन लीडर और बतौर चेयरमैन पार्टी इन्होंने अपनी हैसियत आजाद रखी हुई थी। लेकिन उसके अलावा अली असगर खान है, असलम घुम्मन है, चौधरी उस्मान है, जहूर कुरैशी हैं, औरंगजेब खिच्ची हैं और मुबारक जेब खान है। इनका सर क्या स्टेटस होगा? क्या ये हुकूमत के हक में वोट कर सकते हैं आपके ख्याल में? हमारा कोई शख्स हमारे टिकट पर इलेक्ट हुआ हुआ है पीटीआई के, या पीटीआई की सपोर्ट से इलेक्ट हुआ हुआ है, बहरे वो कागजी तौर पे आजाद कहलवाए, कोई हमारा रुकन, हमारे कोई अरकान, वो वाहिद में और जमा में, सिंगुलर में और प्लूरल में, कोई किसी भी आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ नहीं देगा। पाकिस्तान की जो इस वक्त की हुकूमत, जो कि 17 सीटों वाली पार्टी को, जिसको 90 या 100 सीटें दी हुई हैं, वो धौंस के जरिए और लोगों को, हमारे अराकीन को अगवा करके, उनके घरों की खवातीन को अगवा करके और अपनी इस जबर और जुल्म और इंसानी हकूक की पामाली के तसलसल को जारी रखने के लिए मुकम्मल तौर पे बदनीयती पर मबनी जो ये करना चाह रहे हैं आईनी तरमीम, कोई हमारा रुकन जो हमारी हिमायत से या हमारे टिकट पर या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो कि पीटीआई की हिमायत से इलेक्ट हुए हैं, कोई रुकन उसके हक में नहीं वोट देगा। और ये तमाम आईनी तरामीम अदलिया के ऊपर हमला है, अदलिया पे हमला है, आइन के ऊपर हमला है, और अपनी चोरी और डाके को छुपाने के लिए है, इंसानी हकूक की पामाली को एक कानूनियत का लबादा फैलाने के लिए है, और इसलिए और अदलिया को कंट्रोल करने के लिए, जो कि हमारे आइन का सतून है कि उसकी एक आजादी जो है हमारे आइन का सतून है, करारदादे मकासद का एक सतून है, और ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स के जी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक अलग अलग उनके काम है। ये एग्जीक्यूटिव का अपने आप को हावी करने की कोशिश है। आपने 5th जनरेशन वॉरफेयर का लफ्ज सुना है ना कभी? जी जी, मैं आपको एक तशबीह देता हूं।
पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉ आए हैं, तो ये चारों को या कम से कम 3 को जो है ना ये अदालतों से मिली, किस बुनियाद पर अदालतों से वो उनको जायज करार दिया गया, सैंक्शन मिली या 4 दफा जस्टिफाई कर दिया गया। हाँ जी, उनको जस्टिफाई किया गया डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के बुनियाद पर। हालांकि याया खान वाला जो बीच में एक था, उनको तो जस्टिस महमूदुर रहमान और उनके बेंच को क्रेडिट जाता है कि एक मिलिट्री डिक्टेटर को गासिब करार दिया जब वो इक़्तिदार से हट चुके थे। बहरहाल ये 4 जनरेशंस मार्शल लॉ की तो हमारे पास आ चुकी हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का कोई ना कोई रंग रूप। ये 21वीं सदी में एक, मुझे शर्म है इसके ऊपर कि मेरे मुल्क में ये हो रहा है कि एक सो कॉल्ड नाम नहाद मुंतखब गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि ये 5वीं जनरेशन का डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इस तरीके से लेके आया जाए, और ये उसमें एक पाकिस्तान के मजीद चीफ जस्टिस जो हैं, मौजूदा चीफ जस्टिस इसमें शामिल हो रहे हैं, जिस तरह माजी में चीफ जस्टिस शामिल होते रहे, मुनीर से लेके अनवारुल हक से लेके इरशाद हसन खान तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के शामिल रहे डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी में। ये अब 5वीं जनरेशन आ गई है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का 21वीं सदी का, ये 5th जनरेशन वॉरफेयर पाकिस्तान के आइन के ऊपर और पाकिस्तान की अदलिया की आजादी के ऊपर है जी। अच्छा, बहुत सारे लोग वलीद इकबाल साहब इस नोट की, ये जो आज आया है, इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। एक तो जो डिटेल जजमेंट है उसके ना आने का शिकवा तो इससे पहले जो है वो किया जाता रहा है। अब इलेक्शन कमीशन की एक दरख्वास्त होती है और वो ऐसे मौके पर उस दरख्वास्त पर जो है वो वजाहती हुक्म जारी हो जाता है जब बिल्कुल पार्लियामेंट का सेशन जो है वो इन प्रोग्रेस होता है, और वो बराह रास्त ऐसा लगता है कि उस पर भी असरअंदाज हो रहा है अगर हम हुकूमत को आईनी तरमीम करने का इरादा रखती है। बतौर लॉयर क्या आपको लगता है ये गैर मामूली है, या फिर आपको लगता है नहीं, ये इस तरह के मामलात में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं इस तरह से? बिल्कुल आते हैं जी। खासतौर पे जब 8 जजेस का सिलसिला हो और उन 8 के 8 ने एक ऑर्डर के ऊपर इत्तेफाक करना हो और ये एक मुत्तफिका फैसला है, इसमें इख्तलाफ नहीं है, तो एक तो उसमें वक्त भी लगता है, और दूसरा ये है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां भी थी जज साहिबान मुख्तलिफ मकामात पे, और उनको भी थोड़ा सा ये डिजर्व करते हैं कि वो ज़ाहिर है जजेस ऐसे हैं जिनसे हम इख्तलाफ भी करते हैं, जिनसे हम इत्तेफाक भी करते हैं, लेकिन है तो सारे अपना काम करने वाले अफराद जो दिन रात काम करते हैं, तो जो डिजर्व करते हैं वो छुट्टी भी करें। तो बीच में छुट्टियां भी रहीं और फिर 8 जजेस ने इसको जो था वो इत्तेफाक भी करना था, उनको सर्कुलेट भी होना था। तो ये तो मेरे नज़दीक कोई गैर मामूली बात नहीं है, लेकिन टाइमिंग जो मुसलसल रही है वो गवर्नमेंट के इक़दामात की, इलेक्शन कमीशन के इक़दामात की टाइमिंग का सवाल अगर आप करते हैं तो ये नहीं आप सवाल उठाते कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना था और 13 जनवरी को उस हमारा सिंबल हमसे छीना गया जो था सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के जरिए, जिस पर दुनिया भर में तनकीद हुई है। और ये जो बरतानवी हाई कमिश्नर ने जब उस पर तकरीर की तो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उसके ऊपर पिल पड़े, हालांकि उनका काम भी नहीं है ये करना, खत लिखा उठा के बरतानवी हुकूमत को। भाई आपका क्या काम है कि किसी फॉरेन एनवाई के ऊपर आप फॉरेन ऑफिस का काम है, आप ये नजर आता है ना कि किस तरह लाइंस जो है ब्लर हुई हैं ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स की। और आप टाइमिंग देखें, टाइमिंग देखें कि मियां नवाज शरीफ को कैसे कैसे रिलीफ मिलनी शुरू हुई, कि टाइमिंग देखें, उस फैसले की टाइमिंग देखें जिसके अंदर ये जो ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन है वो जब आई, मेरे पे सवाल पूछा गया था, मैं तो उसके हक में था कि ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, ये एक एक्सेसिव फैसला था। मैं बड़े अरसे से, बड़े सालों से ये पब्लिक फोरम्स पे कहता रहा हूं, लेकिन मैंने टाइमिंग पे सवाल उठाया। तो टाइमिंग पे सवाल उठाना है तो भरमार है फैसलों की कि उठाया जाए, इसके ऊपर फैसला इस पे उठाना जो है वो मैं नहीं समझता मुनासिब है। ये मेरी राय है।